हेलो दोस्तों, टीईटी मैथ्स यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। और आज की इस वीडियो के अंदर हम देखने जा रहे हैं जो रीट 2022 के अंदर कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा इसका मेंस जो एग्ज़ाम लिया गया था, उसके अंदर जो साइंस वाले पोर्शन के अंदर जो 30 क्वेश्चन पूछे गए वो कहाँ से आए, और विद हम प्रूफ बात करेंगे कि ये क्वेश्चन NCERT से आया, RBSE से आया या फिर अदर बुक से आया है, तो कहाँ से आया है, कौन से पेज नंबर से आया है, यहाँ तक हम डिस्कशन करेंगे। और इतने सारे प्रूफ इकट्ठे करने, मतलब बुक्स में वो क्वेश्चन ढूंढने में कि कहाँ से ये क्वेश्चन उठाया गया है, तो उसमें क्या है बहुत ज़्यादा टाइम लग गया। और वैसे भी क्या है, स्कूल वगैरह में बिजी होने के कारण, ट्यूशन क्लासेस में बिजी होने के कारण ये वीडियो जो है पहले आ जानी थी, लेकिन पहले नहीं आ पाई, उसके लिए क्षमा चाहूँगा। तो अभी क्या है, हम इसमें पहले हमने रीट 2022 के लिए पात्रता जो एग्ज़ाम था उसके लिए हमने उसका एग्ज़ाम देने के बाद, जो पहले परीक्षा रद्द हो गई थी, उसका एग्ज़ाम देने के बाद हमने क्या है उसका प्रॉपर विश्लेषण करके आपको बताया था कि एक एक क्वेश्चन जो है वो किस पेज नंबर से कहाँ से पूछा गया, कौन से चैप्टर में से पूछा गया है। इसी तरीके से आज का हम विश्लेषण करेंगे। और ये मेरे पास क्या है, रीट 2022 का मेंस का पेपर है, और इस पेपर के अंदर जो भी क्वेश्चन आए हैं, जो कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ये परीक्षा ली गई, रीट मेंस की परीक्षा है, तो उसके अंदर जो भी प्रश्न पूछे गए हैं वो क्या है एक एक करके हम डिस्कस करेंगे कि ये क्वेश्चन कहाँ से पूछे गए हैं, और आगे ताकि हम संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर होने वाली 3rd ग्रेड परीक्षा, जो कि कर्मचारी चयन बोर्ड ही आयोजित करवाने वाला है, ताकि उसके अंदर फिर से कहीं नाम चूक जाएं, तो उसका विश्लेषण पहले हमारे पास होगा, तो फिर हमें आइडिया हो जाएगा कि हमें कहाँ से लेके कहाँ तक की बुक्स जो है पढ़नी है, या फिर कोई अदर बुक्स हमें तैयारी के लिए चाहिए या नहीं, या कोई कोर्स परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ये सारे फैक्ट पे भी हम बात करने वाले हैं। तो चलिए भी हम स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने पहले की हमारी वीडियोज़ नहीं देखी तो उसके अंदर भी आपको महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं। और क्या है, रीट 2022 का कुछ सिलेबस हमने थोड़ा बहुत करवाया था, तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है, आप देखना चाहो तो अभी क्या है, हम देखते हैं कि इसके अंदर जो क्वेश्चन है वो कहाँ कहाँ से पूछे गए। तो ये चलते हैं हम साइंस वाले पोर्शन पे। तो साइंस वाले पोर्शन पे ये मेरे पास जो है प्रश्न पत्र है, और इसमें देखेंगे हम पहला प्रश्न जो है साइंस का कौन सा पूछा गया था। तो पहला यहाँ पे प्रश्न पूछा गया, यहाँ पे क्या है, आपको मैं प्रश्न यहाँ पे आपको दिखाऊंगा, एक तो प्रश्न आपको दिखाएंगे, और दूसरा क्या है वो कहाँ से पूछा गया, किस तरीके से, बुक के कौन से पेज नंबर से पूछा गया, ये भी आपको क्या है बताएंगे। तो इस दोनों के क्या है, आप जैसे ही मैं क्वेश्चन बोलता जाऊँगा साथ में आपको इसकी स्लाइड मिलती जाएंगी, ठीक है, स्क्रीनशॉट जो है अटैच करता जाऊँगा, और उसी के द्वारा क्या है आप इसकी पुष्टि भी कर पाओगे कि ये वाकई में ये प्रश्न यहाँ से पूछा गया है। तो चलिए पहला प्रश्न हम देखते हैं। तो पहला प्रश्न जो मेरे पास पेपर आया था उसमें पूछा गया, श्वेताणु जिसमें सेम के बीज की आकृति का बड़ा केंद्रक होता है। तो इसका आंसर जो था वो आप सभी जान गए होंगे, इसमें आंसर बताने की मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये जो है क्वेश्चन पेज नंबर 280 से पूछा गया। कौन सी बुक थी, तो क्लास 11th की जो NCERT बुक है, क्लास 11th की NCERT बुक जो हाल फिलहाल में चल रही है, वहीं से क्या है पेज नंबर 280 से ये पूछा गया क्वेश्चन है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और ये जो है क्लास 10th के अंदर जो पुरानी RBSE थी, क्लास 10th के अंदर पुराने वाली RBSE के अंदर भी ये प्रश्न आपको देखने को मिल जाएगा, पेज नंबर 17 पे मिल जाएगा आपको ये क्वेश्चन, ठीक है। तो श्वेत पेज नंबर 17 पे ये आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ये आप क्वेश्चन देख सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था, पेज नंबर 280 पे क्लास 11th में, और क्लास 10th के अंदर पेज नंबर 17 पे आपको मिलेगा। यानी क्लास 10th पुरानी RBSE भी हमें पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन था, एल्कोहलीय किण्वन जो यीस्ट में मिलती है, निम्नलिखित कौन सी अभिक्रिया होती है। इसमें एंजाइम हमसे पूछ लिए गए थे, कौन कौन से एंजाइम इसके अंदर काम आते हैं। तो ये जो है ये पेज नंबर 85 पे लेसन नंबर 11 क्लास 11th की NCERT बुक्स में से पूछा गया है। दोबारा फिर सुन लीजिए, पेज नंबर 85 लेसन नंबर 11 और क्लास 11th की बुक में से ये पूछा गया प्रश्न है, ठीक है। और नेक्स्ट हम देखते हैं अगला प्रश्न जो पूछा गया, जब दाब बढ़ाया जाता है तो बर्फ़ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो बर्फ़ के गलनांक पर क्या प्रभाव पड़ता है, ये वाला क्वेश्चन जो है ये क्लास 11th की बुक में, केमिस्ट्री की जो बुक है उसके अंदर पेज नंबर जो है मेंशन नहीं किया, लेकिन मैं स्क्रीनशॉट इधर क्या है मेंशन आपको कर दूंगा। पेज नंबर शायद 238 ऐसा कुछ पेज है मेरे हिसाब से, लेकिन यहाँ पे आपको क्या स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, तो उसमें आपको दिख रहा होगा कि ये वाला जो है दाब वाले टॉपिक के अंदर से ये प्रश्न पूछा गया है, ठीक है। तो ये क्या है, उसमें एक क्रियाकलाप दे रखा था, ये क्वेश्चन क्या है डायरेक्टली नहीं आया, लेकिन वहाँ पे एक क्रियाकलाप दे रखा था, उस क्रियाकलाप को यदि हमने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो वो अपने आप ही क्लियर हो जाता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद चलते हैं अगले वाले क्वेश्चन पे, बोर के परमाणु मॉडल में निम्नलिखित में से कौन सा H/2 पाई का एक पूर्णांक गुणज होता है, ठीक है।
तो ये वाला क्वेश्चन जो है ये आपको क्लास 9th के अंदर पेज नंबर 55 पे आपको मिल जाएगा, लेकिन ये डायरेक्टली आपको नहीं मिलेगा। और ये आपको डायरेक्टली कहाँ पे, ये लाइन हुबहू कहाँ पे लिखी हुई मिलेगी, तो ये क्लास 10th की बुक जो पुरानी RBSE बुक थी उसके अंदर पेज नंबर 80 पे आपको देखने को मिलेगी। यानी अभी जो क्लास 9th के अंदर जो बुक चल रही है उसके अंदर ये क्लियरली मेंशन नहीं है, लेकिन जो पुरानी RBSE बुक थी क्लास 10th की उसके पेज नंबर 80 पे ये आपको क्लियरली मेंशन आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद है जिंक के सोडियम हाइड्रोक्साइड से अभिक्रिया करने पर क्या बनता है, ये हमसे पूछा गया था। तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये भी क्या है, हमें एक रिएक्शन ये जो हमें बुक में लिखी हुई है क्लास 10th जो अभी NCERT बुक चल रही है, और इसके पेज नंबर 22 पे आप जाओगे तो आपको ये रिएक्शन बिल्कुल आपको ये नज़र आ जाएगी कि जिंक के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की क्रिया करवाते हैं तो सोडियम जिंकेट और हाइड्रोजन गैस बनती है। ये आप देख सकते हैं क्लास 10th जो NCERT की बुक चल रही है, हमारे RBSE सेम ही चल रही है अभी, तो NCERT की बुक की लागू है, तो पेज नंबर 22 पे आपको ये देखने को मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, निम्न में से कौन सा असंपर्क बल नहीं है, यानी हमसे असंपर्क बल नहीं है पूछा है, तो इसका आंसर जो है घर्षण बल आएगा। ये आपको क्लास 8th वाले चैप्टर में मिल जाएगा, और ये NCERT के पेज नंबर 147 पे आपको क्लास 8th की बुक में आपको देखने को मिल जाएगा। और वैसे भी ये क्वेश्चन आसान था तो ये सभी ने कर दिया होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। उसके बाद है किसान मिट्टी पर अम्लता के प्रभाव को क्या मिलाकर उदासीन करते हैं, ये हमसे क्वेश्चन पूछा गया था। और ये भी क्या है, आपको क्लास 7th की बुक में पेज नंबर 57 पे हुबहू लाइन आपको मिल जाएगी, इसमें कोई भी डाउट करने वाली बात ही नहीं थी। बुझा हुआ चूना इसका आंसर होगा, क्लास नंबर 7th पेज नंबर 57 पे, ठीक है। NCERT में जो अभी फ़िलहाल बुक चल रही है, जो RBSE बुक होगी मैं आपको बताता चलूँगा, उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद है वृक्क नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनर्अवशोषण किस हार्मोन के नियमन से होता है, तो ये क्या है, बायोलॉजी की किताब क्लास 11th की 301 पेज नंबर पे थोड़ा सा क्या है घुमा फिरा के लिखा हुआ है, और 333 नंबर पेज पे ये बात क्लियरली मेंशन है कि वृक्क नलिका के अंतिम भाग में जल का पुनर्अवशोषण जो है वो वैसोप्रेसिन हार्मोन के द्वारा नियंत्रित किया जाता है, ठीक है। पेज नंबर 333 के अंदर क्लास 11th में बायोलॉजी की किताब के अंदर। ये पुराने वाली बुक्स की बात कर रहा हूँ, अभी हाल फिलहाल के कुछ चैप्टर कुछ टॉपिक काट दिए गए तो हो सकता है पेज इधर उधर हो जाए, ये पुरानी वाली बुक्स के अंदर थे। यानी आपको उत्सर्जन वाले टॉपिक के अंतर्गत ये आपको देखने को जरूर मिल जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है एक विद्युत फ्यूज निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो ये जो है क्लास 7th की बुक में आपको मिल जाएगा कि धारा, विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, एक क्या है चैप्टर का नाम है, उसी में आपको क्या मिल जाएगा क्लास 7th के अंदर NCERT की जो चल रही है। और पेज नंबर अगर आपको बताना चाहूँ तो जो पुरानी बुक्स थी, अभी तो नहीं थोड़ा बहुत चेंज होकर आ रही हैं, उसके अंदर कुछ चैप्टर और टॉपिक वगैरह काट दिए गए हैं, तो क्योंकि मेरे पास पुरानी बुक्स ही थी तो मैंने वहीं से खोज के आपको बताया, पेज नंबर 175, ठीक है, ये आपको वहाँ से मिल जाएगा। उसके बाद है एक कार वृत्ताकार गति कर रही है जिसका कोणीय वेग 2 पाई रेडियन पर सेकंड है, तो उसका आवर्तकाल क्या होगा, आवर्तकाल हमसे पूछा था। और ये भी क्वेश्चन आसान ही था, ये फिजिक्स के 11th 12th की बुक में से पूछा गया। फिजिक्स के अंदर एक टॉपिक होता है कोणीय वेग, ठीक है। वैसे जब हम गति और वेग के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे कोणीय वेग पढ़ लेते हैं। तो कोणीय वेग का फॉर्मूला क्या होता है, ओमेगा बराबर 2 पाई बट्टा में टी। तो इस फॉर्मूले यदि आपको ध्यान था तो ये भी क्वेश्चन क्या आसानी से हो गया होगा, कोई भी इसमें दिक्कत नहीं है। क्लास 11th में ये फॉर्मूला हमें देखने को मिलता है, पहले नहीं मिलता, क्लास 10 तक ये फॉर्मूले का जिक्र नहीं है। उसके बाद है पृथ्वी की सतह से लगभग इस ऊंचाई पर भूस्थिर उपग्रह को स्थापित किया जाता है। तो भूस्थिर उपग्रह की ऊंचाई पृथ्वी से पूछी थी कितनी होनी चाहिए, तो इसका आंसर जो है 36,000 किलोमीटर था। और ये क्वेश्चन जो है कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा बहुत बार रिपीट हो चुका है, ठीक है। तो ये रिपीटेड क्वेश्चन था, इसका जो सही से आपको NCERT RBSE में इसका नहीं मिलेगा, लेकिन ये ज़रूर बताया गया कि कुछ एक दूरी पर क्या है उपग्रह जो है, भूस्थिर उपग्रह जो है उनको स्थापित किया जाता है, लेकिन वो दूरी एग्जैक्ट नहीं बता रखी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है एग्जाम के अंदर, तो ये रिपीट क्वेश्चन है, तो इसको भी हम कर सकते थे। और लास्ट में हम बात भी करेंगे कि हमें इसकी तैयारी जो है किस तरीके से करनी चाहिए, ताकि संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर 3rd ग्रेड जो परीक्षा होने वाली है तो उसके अंदर ताकि हम अच्छा प्रदर्शन कर पाएँ। उसके बाद है निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक नहीं है, ये पूछा था, और इसका आंसर जो था रेयॉन है। और चैप्टर नंबर ये 8th चैप्टर क्लास नंबर 8th है, और NCERT के पेज नंबर 33 पे आपको मिल जाएगा। NCERT क्लास 8th पेज नंबर 33, ये आपको ध्यान रखना है। और ये क्लास 6th के अंदर भी आपको RBSE के अंदर मिलेगा। पुरानी जो बुक थी क्लास 6th के अंदर देखिए ये टॉपिक दे रखा था, तो क्लास 6th के अंदर भी वहाँ पे क्लियरली मेंशन है कि रेयॉन जो है एक प्राकृतिक बहुलक नहीं है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास
सावर्तकग्राही रुधिर समूह में क्रमशः कौन कौन से प्रतिजन व प्रतिरक्षी होते हैं? तो प्रतिजन और प्रतिरक्षी वाले पुरानी जो आरबीएससी बुक थी क्लास 8th के अंदर, उसके पेज नंबर 73 पे एक टेबल बना के दे रखी है, वहाँ पे आप ये क्वेश्चन देख सकते हो। या फिर क्लास 8th जो अभी एनसीईआरटी चल रही है उसके अंदर भी ये टेबल दे रखी है। या फिर आप देख सकते हो क्लास जो है 11th बायोलॉजी के अंदर पेज नंबर 280 पे ये आपको टेबल मिल जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर क्या है सारे रुधिर वर्ग बता रखे हैं, उसके अंदर कौन सा प्रतिजन है और कौन सा क्या है प्रतिरक्षी है, ये भी आपको बता रखा है। तो दोबारा फिर सुनिए, आरबीएससी एनसीईआरटी की जो क्लास 8th है उसका पेज नंबर 73 है, और क्लास 11th का जो पेज नंबर है बायोलॉजी की बुक का वो है आपके पास पेज नंबर 280। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास, निम्नलिखित में से कौन सा एल्काइन की एक सजातीय श्रृंखला से संबंधित है? तो कौन सा हमसे पूछा था, नीचे में फॉर्मूले दे रखे थे और हमसे पूछ रहा है कि एल्काइन से संबंधित जो है वो होना चाहिए। तो ये आरबीएससी के आपको पेज नंबर 98 पे मिल जाएगा, क्लास 10th की बुक पुराने वाली आरबीएससी, उसमें क्लियरली मेंशन है कि इसके फॉर्मूले क्या होते हैं और एल्काइंस क्या होते हैं। तो उस फॉर्मूला यदि हमें ध्यान होता तो ये हम आसानी से क्वेश्चन कर लेते, कोई भी दिक्कत नहीं आनी थी। और यदि आप क्लास 10th के अंदर यदि आप एनसीईआरटी में देखोगे तो पेज नंबर 73 पे सजातीय श्रेणी के बारे में बता रखा है कि उसमें सजातीय श्रेणी क्या होती है, वो आप वगैरह वगैरह पढ़ लीजिएगा आप कंप्लीट उसे। तो वहाँ से भी यदि आपने पढ़ा है तो भी ये क्वेश्चन क्लियर हो जाता है, यानी पुराने वाली आरबीएससी के अंदर और भी थोड़ा सा क्लियर लिखा हुआ था। और क्लास जो हमारे पास अभी जो 10th चल रही है एनसीईआरटी, उसके अंदर भी पेज नंबर 73 पे आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद है ऊष्मागतिकी का शून्य नियम किससे संबंधित है? तो ये क्लास 11th के पेज नंबर 310 पे मिलेगा आपको, पेज नंबर 310 पे। ये बुक्स जो है मेरे पास अवेलेबल थी तो वहीं पे पेज नंबर बता रहा हूँ, हो सकता है आपको ना मिले, इसलिए मैं इसका स्क्रीनशॉट भी अटैच करने की कोशिश करूँगा, ठीक है, तो वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं। उसके बाद है अगला क्वेश्चन, आंतरश्लेष्मा उपकला, जैसे यह ऊष्मागतिकी का शून्य नियम वाला आया, तो ये क्वेश्चन जो है ये इसमें क्या है, हम अभी हमें 11th का केमिस्ट्री वगैरह या फिजिक्स वगैरह पढ़ने की ज़रूरत है, तो ऐसी ज़रूरत नहीं है। मतलब कुछ एक टॉपिक जो है आपको उनका थोड़ा बहुत बेसिक आपको पता होना चाहिए। जैसे ऊष्मागतिकी टॉपिक था तो ऊष्मागतिकी नियम जो है जो भी 2-3 नियम होते हैं तो वो आपको उसका पता होना चाहिए किससे संबंधित है, और इससे मेन पॉइंट आपको 1-2 चीज़ें आपको थोड़ी याद होनी चाहिए, यानी थोड़ा तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। बहुत ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आपको पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद नेक्स्ट है, आंतरश्लेष्मा उपकला की कौन सी कोशिकाएं श्लेष्मा का स्राव करती हैं? ठीक है, तो ये आपको म्यूकस जो है वो कहाँ से बनता है, वो कौन सी कोशिकाओं द्वारा, तो वो हमें जो है बताना था इसका आंसर। तो ये एनसीईआरटी क्लास जो 11th के अंदर 262 नंबर पेज पे दे रखा है, 262 नंबर पेज पे वो बहु लाइनें आपको लिखी हुई मिल जाएंगी। 262 नंबर पेज पे एनसीईआरटी बायोलॉजी की बुक के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा, क्लास 11th की। उसके बाद है, शैवाल की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो क्लास 11th के अंदर पेज नंबर 133 पे बहुत क्लियरली मेंशन है कि शैवाल की कोशिका भित्ति जो है वो किससे बनी होती है, ठीक है, तो ये आप वहाँ पे देख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है ही नहीं इसमें। और यानी आप देखोगे ज़्यादातर बायोलॉजी जो है वो किस स्तर की पूछी जा रही है, 11th-12th स्तर की पूछी जा रही है। तो बायोलॉजी के अंदर आपको विशेष करके आपको ये वाले जो बायोलॉजी के अंदर 5-7 टॉपिक दे रखे हैं इसको आपको बढ़िया ढंग से तैयार करना ही पड़ेगा। बाकी सारे आपको 8th 6 to 8 9 10 तक आपको देखने को क्वेश्चन मिल जाएंगे ज़्यादातर, लेकिन कुछ एक क्वेश्चन है जिसके लिए आपको क्या है विशेष करके बायोलॉजी के अंदर आपको 11th-12th की बुक देखनी ही पड़ेगी, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। उसके बाद निम्न में से किसका जड़त्व सबसे ज़्यादा है? तो एनसीईआरटी के क्लास 9th के अंदर दे रखा है पेज नंबर 131 के ऊपर। तो जड़त्व जो है वो द्रव्यमान के क्या समानुपाती होता है, ये रिलेशन भी बता रखा है। तो ये रिलेशन पता होता तो हमें यहाँ पे ट्रक को बिल्कुल सेलेक्ट कर सकते थे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। तो ये एनसीईआरटी क्लास 11th के अंदर पेज नंबर 131, 11th नहीं 9th के अंदर, ठीक है। तो ये जड़त्व वाला जो गति के नियम वाला जो चैप्टर है क्लास 9th के अंदर पेज नंबर 131 पे उसमें दे रखा है। आगे है नेक्स्ट हमारे पास कि जब सल्फ्यूरिक अम्ल अंडे के खोल के साथ अभिक्रिया करता है तो यह कौन सी गैस उत्पन्न करता है? अब यहाँ पे थोड़ा सा इसने क्वेश्चन को घुमा दिया। जब अंडे के खोल के साथ, तो अंडे का खोल जो है वो सामान्यतः कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो ये हमें इस बात का यदि हमें पता था तो फिर हम चैप्टर नंबर 2 जो अम्ल क्षार लवण वाला है तब हम वहाँ पर चले जाते। तो अम्ल की अभिक्रिया जब कार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ करवाई जाती है तो कौन सी गैस बनती है? तो क्वेश्चन ये बन जाता कि धातु कार्बोनेट या फिर धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की जब किसी अम्ल से अभिक्रिया करवाते हैं तो क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो वो क्वेश्चन बनने के बाद हम बता पाते हैं कि वहाँ पे कौन सी गैस बनेगी,
तो आंसर आ जाता है कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनेगी। और ये भी क्या है, आपको क्लास 10th के अंदर पेज नंबर 23 पे मिल जाएगा। कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है, हूबहू लाइनें आपको लिखी मिलेंगी। ठीक है, हूबहू का मतलब जब आपको अंडे का खोल आपको पता हो कि किसका बना होता है। ठीक है, ये बस यहाँ से थोड़ा सा ट्विस्ट था, बाकी सब कुछ क्लास 10th से ही है जी। और उसके बाद है जंतुओं में विभिन्न उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं, तो जंतुओं को उनके सही उत्सर्जी अंगों से हमें मिलान करने वाला एक प्रश्न पूछा था, जिसके अंदर प्लेनेरिया, केंचुआ, कॉकरोच, प्रॉन वगैरह दे रखे थे। तो ये क्लास 11th के अंदर बायोलॉजी की जो बुक है एनसीईआरटी की, पेज नंबर 291 पे, यानी 291 नंबर पेज पे ये आपको देखने को मिलेगा। बिल्कुल हूबहू ये सारे ही जीव के बारे में बता रखा है कि इसके अंदर कौन कौन सी नलिकाएँ वगैरह, कौन कौन से उत्सर्जी अंग इनके अंदर पाए जाते हैं। तो उम्मीद है कि वहाँ से आप पढ़ोगे तो ये आपके क्लियर हो जाएगा, कोई भी इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। मतलब आप बायोलॉजी देख रहे हो कि कहाँ किस स्तर की पूछी जा रही है, 11th-12th की पूछी जा रही है ज़्यादातर, अधिकतर बायोलॉजी। और नेक्स्ट है कि एक 2 किलोग्राम द्रव्यमान के पिंड में विद्यमान ऊर्जा क्या होगी जब उसे धरती से 5 मीटर की ऊंचाई पर रखा जाए। ठीक है, तो ये आप सारे जानते हो कि धरती से जब हम ऊपर उठाते हैं तो उसमें स्थितिज ऊर्जा आ जाएगी। स्थितिज ऊर्जा आने के कारण क्या है, स्थितिज ऊर्जा आने के कारण क्या हो जाएगी, mgh वाला फॉर्मूला लग जाएगा। और ये आपको क्लास 9th के अंदर ये जो फॉर्मूला है, एक्सरसाइज जो है 11.5 जो है पेज नंबर 171 पे आपको ये देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल नंबर 11.5, एग्जाम्पल नंबर 11.5 में आपको ऐसा ही एक क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन वहाँ पे आपको द्रव्यमान कुछ और कर दिया और धरती से ऊंचाई वगैरह थोड़ी बहुत इधर डिफरेंस दे रखा है। तो ये एग्जाम्पल नंबर 11.5 आपको देखना है, कौन सी बुक में, एनसीईआरटी की बुक में। और पेज नंबर कौन सा, तो पेज नंबर 171, पेज नंबर 171, 9वीं क्लास की कक्षा के अंदर ये आपको देखने को मिलेगा। तो इसका आंसर भी बिल्कुल आसान ही था, ये भी कोई दिक्कत नहीं थी। उसके बाद है पेज नंबर 117, पूछ रहा है क्वाशिकोर रोग किसकी कमी से होता है। तो ये जो है प्रोटीन की कमी से होने वाला रोग है, तो ये तो आप जानते ही हो। क्लास 10th के अंदर आरबीएससी के अंदर पेज नंबर 2 पे आपको देखने को मिलेगा। पुराने वाली जो आरबीएससी थी क्लास 10th के आरबीएससी पेज नंबर 2 पे मिलेगा। और क्लास 8th के अंदर भी ये आपको मिल जाएगा। आरबीएससी के अंदर एक टेबल भी बना के दे रखी है क्लास 8th के अंदर, ये आरबीएससी वाली बुक में। ठीक है, यानी ये जो क्वेश्चन है ये 2 जगह से पूछा गया, एक तो 10th वाली आरबीएससी पेज नंबर 2 पे, और एक क्या है क्लास जो 7th थी उसकी आरबीएससी बुक के अंदर एक टेबल बनी हुई है कि रोगों से संबंधित किस किस की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। तो वहाँ से ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ये भी हो जाता। और उसके बाद है निम्न से जीवाणु जनित रोग के उदाहरण चुनिए। तो जीवाणु जनित रोग जो है ये क्लास 8th के अंदर पुराने वाली आरबीएससी के अंदर भी दे रखा है और एनसीईआरटी क्लास 8th के अंदर भी दे रखा है आपको। तो ये जीवाणु जनित रोग जो है ये आपको थोड़े बहुत आपको ध्यान रखने थे, और इसमें क्वेश्चन ज़्यादातर इसी तरह का बनने की गुंजाइश रहती है कि ये वाला रोग जीवाणु से होगा, विषाणु से होने वाले रोग। यदि आप इतना करके चले जाते हो तो भी हमारा क्वेश्चन जो है वो सही होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। या फिर उनके कुछ जो रोग हैं, 4-5 मुख्य रोग जो हैं, उनके आपको क्या है वो कौन कौन से जीवाणु विषाणु से हो रहे हैं, वो आपके उनको नाम वगैरह याद रखने होते हैं थोड़ा बहुत। तो इतने से मेरे हिसाब से इसमें से क्वेश्चन ज़्यादातर बाहर नहीं जाता। तो ये भी क्वेश्चन रिपीट भी हुआ है, और ये आरबीएससी से और एनसीईआरटी दोनों ही बुक्स में दे रखा है, तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद है प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या है। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला पूछा, एनसीईआरटी की बुक में भी दे रखा है, आरबीएससी पुराने वाली बुक में भी दे रखा है, क्लास 10th की बुक में। और यदि आप एनसीईआरटी की बात करो तो पेज नंबर 36 पे दे रखा है, पेज नंबर 36 पे। और यदि आप आरबीएससी की बात करोगे पुराने वाली, तो वही अम्ल क्षार वाला आपको टॉपिक जो देखने को मिलेगा, चैप्टर जो मिलेगा, तो उसमें आपको प्लास्टर ऑफ पेरिस के बारे में बहुत कुछ डिटेल से बता रखा है। उसके बाद नेक्स्ट है कि जब 2 समान 6 ओम के प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाए जाते हैं तो उनका तुल्य प्रतिरोध क्या होगा। तो समांतर क्रम में जब प्रतिरोधों को जोड़ते हैं तो उसका तुल्य प्रतिरोध का संयोजन का फॉर्मूला क्लास आपको 10th की बुक में पेज नंबर 238 पे देखने को मिलेगा। या फिर आप ऐसा ही एक सेम एग्जाम्पल आप देख सकते हो, एग्जाम्पल नंबर 12.8 इसी चैप्टर के अंदर। ठीक है, पेज नंबर 238 पे 38 पे 39 पे देख लीजिएगा 12.8। ठीक है, तो विद्युत धारा वाला जो क्लास 10th के अंदर जो चैप्टर दे रखा है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगले वाला क्वेश्चन है निम्न में से सर्वाधिक संख्या में उपस्थित परमाणु किसके अंदर होंगे। 0.40 ग्राम जो है कैल्शियम के अंदर, या 12 ग्राम हीलियम के अंदर, 4 ग्राम हीलियम के अंदर, या फिर 46 ग्राम सोडियम के अंदर, ये हमसे पूछा गया।
तो ये क्लास 9th के अंदर जो एनसीईआरटी की बुक चल रही है, पेज नंबर 48 के ऊपर ये आपको हूबहू क्वेश्चन मिलेगा, लेकिन ऑप्शन थोड़ा बहुत इधर उधर हैं। वहाँ पे 2 ऑप्शन तो दे रखे हैं, एक तो 46 ग्राम सोडियम वाला और एक और 4 ग्राम हीलियम वाला शायद दे रखा है। तो 2 तो हमें ऑप्शन उसके अंदर मिल रहे हैं, तो 2 से हम निकालना सीख गए तो बाकी का आसानी से निकाल पाएंगे, बस हमें मेथड ही आना चाहिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या खूब सारे एग्जाम्पल दे रखे हैं, और अभी भी मेरे हिसाब से अगली बार भी जब इस टॉपिक से क्वेश्चन बनना ही चाहिए, और बनेगा तो फिर वहीं से ही बनेगा। ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। क्लास 9th की बुक में पर्याप्त टॉपिक दे रखा है, तो वहीं से करने की ज़रूरत है। उसके बाद है नील आर्मस्ट्रांग पहली बार चांद पर कब उतरे थे? तो ये क्लास 8th के अंदर जो अभी एनसीईआरटी की बुक चल रही है, पेज नंबर 219 पे चैप्टर नंबर जो है वो 17 में, चैप्टर नंबर 17 में आपको देखने को ये मिल जाएगा। इसका जो आंसर है जुलाई 1969 के अंदर नील आर्मस्ट्रांग जो है पहली बार चांद पे उतरे थे। उसके बाद यूकैरियोटिक व प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाने वाला झिल्ली रहित अंग कौन सा है? तो इसका जो राइट आंसर रहेगा वो राइबोसोम रहेगा। और ये क्लास आपको 11th के अंदर क्लियरली यदि आपको देखना है तो क्लास 11th के अंदर पेज नंबर 136 पे मिलेगा, या फिर आपको पुरानी यदि आपके पास आरबीएसई बुक है क्लास 9th के अंदर भी आपको ये मिल जाएगा। और अभी जो चल रही है, हालांकि उसमें इतना क्लियर नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है वहाँ से भी। तो क्लास एनसीईआरटी में भी आप देख सकते हो क्लास 9th के अंदर, लेकिन अगर और भी क्लियर देखना है तो क्लास 11th के अंदर पेज नंबर 136 पे आपको देखने को मिलेगा। और वैसे भी ये क्वेश्चन किसी का गलत नहीं होगा मेरे हिसाब से। और उसके बाद है विरंजन क्रिया के लिए विरंजक चूर्ण में सक्रिय घटक, तो ये क्लास 10th का चैप्टर नंबर जो 2 है वहाँ से पूछा गया है। तो ये आप देख लीजिए चैप्टर नंबर 2 में विरंजक चूर्ण के बारे में दे रखा है, तो वहाँ से ये क्वेश्चन जो पूछा गया है। उसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक जंतुओं के यकृत में संचित रहता है? तो इसका आंसर जो है वो ग्लाइकोजन है, और ये भी क्लास 11th के अंदर बायोलॉजी की बुक में से पूछा गया है। तो ये टोटल मिला के हमारे पास जो हैं इस तरीके से कितने प्रश्न हो गए, टोटल जो है 30 प्रश्न हम कर चुके हैं। तो 30 प्रश्न इस तरीके से हमारे पास आए थे, और उन 30 प्रश्नों में से आप देखोगे तो बायोलॉजी के अधिकतर प्रश्न, यानी रोग वाले को छोड़ दिया जाए, ठीक है, और 1-2 और प्रश्न थे उनको यदि छोड़ दिया जाए, तो बाकी के सारे, जैसे एक रोग वाला चैप्टर से तो आप 10th तक ही पढ़ोगे तो भी ठीक है मेरे हिसाब से तो, लेकिन अगर आपको 11th-12th में थोड़ा बहुत पढ़ लोगे तो कुछ ज़्यादा आपको नुकसान नहीं झेलना पड़ेगा, मान लीजिए वहाँ से क्वेश्चन आ जाता है तो। और बाकी सारे लगभग आपको क्वेश्चन जो हैं वो 9th और 10th की बुक में से आपको देखने को मिलेंगे। लेकिन बायोलॉजी में आपको क्या है, स्पेशल तौर पे आपको क्या करना पड़ेगा, 11th और 12th की बुक को नमस्कार करने जाना ही पड़ेगा, मतलब उनको पढ़ना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये वाली बुक्स जो है आपको बायोलॉजी के अंदर स्पेशल करके आपको क्या है 11th-12th की बुक से क्वेश्चन आ रहे हैं, तो आपको देखना भी पड़ेगा। अब हम बात करते हैं कि यदि हम आने वाली जो संस्कृत डिपार्टमेंट के अंदर 3rd ग्रेड परीक्षा 2023 जो आने वाली है उसकी हम प्रिपरेशन जो है वो किस तरीके से करें। तो उसकी प्रिपरेशन करने के लिए आपको जीके वाला एक पोर्शन अलग कर लीजिए। ठीक है, तो जीके वाले पोर्शन की तैयारी के लिए कभी आपको फिर बताएंगे, और वैसे भी आप देखना चाहते हो तो पुरानी हमारी वीडियोज़ पड़ी हैं, वहाँ से भी आप देख सकते हो। और क्वेश्चन हालांकि जीके में क्या है बहुत ज़्यादा कुछ पढ़ लिया था, तो हालांकि क्वेश्चन जो है वो ठीक ठाक ही पूछेगा, इतना डीपली नहीं पूछेगा। तो उसके बाद क्या है, आप आ जाइए हमारे पास मैथ वाले पोर्शन की बात करें, मैथ और साइंस की बात करें, तो मैथ और साइंस के अंदर जो है आपको क्या है क्लास 10 तक की जो आरबीएसई एनसीईआरटी बुक्स हैं उनमें से जो टॉपिक दिए हैं उनके सारे एग्जाम्पल वगैरह आप अच्छे से सॉल्व करो, उन चैप्टर के एक बार एग्जाम्पल सॉल्व करो, और फिर क्या है आपको टेस्ट सीरीज या मॉक टेस्ट आप लगाइए मैथ के लिए स्पेशल। ठीक है, तो मैथ वगैरह आपका वहाँ से क्लियर हो जाएगा, और मैथ में आपकी कैलकुलेशन थोड़ी बढ़िया कर लीजिए, टॉपिक का बेसिक थोड़ा बढ़िया कर लीजिए, क्वेश्चन कहीं से भी आएगा तो आप कर जाओगे। इस बार क्या है 2-3 प्रश्नों में कैलकुलेटिव थे, ठीक है, जिसके कारण क्या है उन क्वेश्चनों की थोड़ी सी लैंग्वेज घुमा के दे रखी थी। अब उस लैंग्वेज को समझने के लिए कई बार तो बहुत सारे स्टूडेंट उस लैंग्वेज को नहीं समझ पाए। ठीक है, जिनके अंदर 1-2 क्वेश्चन तो मुझे खुद भी उस समय समझ में नहीं आए थे, जब क्योंकि उस समय एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, तो उस समय उतने अच्छे से क्वेश्चनों को कर पाना बहुत बड़ी चुनौती भी होती है। तो इसलिए क्या है 1-2 क्वेश्चन वहाँ पे हमें भी समझने में दिक्कत आई, तो लगभग क्या है 3 क्वेश्चन आप मान सकते हो जो कि थोड़े कैलकुलेटिव थे, जिसकी लैंग्वेज थोड़ा टफ दे रखी थी, और उसको समझने के लिए उसको करने के लिए थोड़ा ज़्यादा हमें मेहनत करनी पड़ रही थी। और बाकी सारे क्वेश्चन लगभग क्या है सामान्य ही थे, कुछ प्रश्न तो ऐसे ही थे जिनका देखते ही सीधा आंसर आ रहा था, और खास करके परिमेय और अपरिमेय संख्याओं वालों में से टॉपिक में से, गुणनखंड टॉपिक में से बिल्कुल आसान हल्के क्वेश्चन आ रहे हैं, कुछ भी दिक्कत वाली बात ही नहीं है। ठीक है, तो ये हमारे पास इसको मेथड सॉल्व करने के होने चाहिए। हमारा बेसिक यदि अच्छा है तो बिल्कुल ये क्वेश्चन आसानी से हो जाते हैं। मतलब मैथ में तो हमें तंग नहीं कर रहा ज़्यादा कर्मचारी चयन बोर्ड, लेकिन साइंस में थोड़ा बहुत क्या है आपको ये 11-12 के सिलेबस की ओर ले जाता है। ठीक है, तो इसलिए क्या करना है आपको
बायोलॉजी स्पेशल करके जो भी टॉपिक दे रखे हैं उन टॉपिकों के आप नाम अलग से लिख लीजिए और उनको क्या है 11th-12th की बुक में से ढूंढिए और वहाँ से क्या चैप्टर में से महत्वपूर्ण जानकारियाँ इकट्ठे करके शॉर्ट नोट्स आप बनाइए, ठीक है। और वहाँ से आप बायोलॉजी आप स्पेशल तौर पे वहाँ पे आप करोगे, क्योंकि 7-8 प्रश्न आने हैं और उन 7-8 प्रश्नों को जो बढ़िया प्रश्न जितने ज़्यादा कर जाएगा उतना ही उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा। और बाकी जो है फिजिक्स वगैरह, केमिस्ट्री वगैरह, विद्युत धारा वाले टॉपिक ये हमारे सामान्यतः क्या है 10th लेवल तक ही रहते हैं। तो यदि हमने 10th लेवल से थोड़ा बहुत कोई एक एक्स्ट्रा गाइड वगैरह पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो, तो बाकी सारा ये कवर हो जाता है। इसमें मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत आपको आनी चाहिए। 6 to आप 10th NCERT RBSC की जो भी आपके पास बुक्स हैं उनको आप पढ़ोगे तो ये तो फिजिक्स और केमिस्ट्री तो लगभग हो जाएगा। लेकिन क्या है कुछ एक टॉपिक, एक आधे टॉपिक हैं तो उनमें अभी क्वेश्चन जो थोड़े बहुत क्या है अप करके पूछे गए 11th के सिलेबस में से, तो वो थोड़ा बहुत आप वो टॉपिक दोबारा से आप देख सकते हो। लेकिन मेरे हिसाब से 10th लेवल तक की यदि आपको अच्छी जानकारी है तो वो क्वेश्चन भी आप आसानी से कर पाते, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आनी थी। लेकिन बायोलॉजी में स्पेशल तौर पे जब तक आपको सही से आंसर जो बायोलॉजी के हैं उनको तो कहीं दिक्कत आनी ही नहीं मेरे हिसाब से। लेकिन जो बायो के नहीं है, ठीक है, मैथ वगैरह के हैं, तो उनको थोड़ा दिक्कत आएगी कि उनको क्या है 11th-12th की किताबों को फिर से अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, ठीक है। पूरी किताबें नहीं पढ़नी, जो टॉपिक हमें दे रखे हैं, जो टॉपिक हमारे काम के हैं, क्वेश्चन पेपर को साथ रखिए और हमारा विश्लेषण भी आप इस पर भी क्या है जाइए और देखिए क्वेश्चन किस तरीके से वहाँ से बन रहे हैं। तो यदि आप क्या है इन बुक्स को सभी को अच्छे से कर लेते हो तो मेरे हिसाब से आपको एक्स्ट्रा कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी क्या है आप कोई कोर्स परचेज़ करना चाहते हैं तो वो आप जो भी NCERT को बेस्ड मान के करवा रहा हूँ तो आप उसका कोर्स ले सकते हैं मेरे हिसाब से। वैसे फिर आती है बात की समझने वाली कई, अब ज़्यादातर कोर्स में क्या होता है कि बोर्ड पे अभी सारा लिखा लिखाया मैटर आ जाता है, तो वो तो एक तरह के नोट्स ही हो गए आपके पास, ठीक है। तो वो उसी को थोड़ा बहुत पढ़ के बताए जा रहे हैं, इस तरीके से होता है ये, इस तरीके से, तो वो क्योंकि समझ में आना नहीं, फिर वो नोट्स ही कलेक्ट कर लो कहीं से। यदि आप किसी ने कोर्स ले रखा तो वहीं से नोट्स ही ले लो तो मेरे हिसाब से बढ़िया रहेगा। और यदि कोई विस्तार में जाके समझा रहा है उससे आप पढ़ना चाहते हो तो पढ़ भी सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यानी आपको क्या है पहले तो NCERT और RBSC की बुक्स पढ़नी है, उसके बाद ही किसी कोर्स वगैरह पे जाना है। कोर्स वगैरह में कई बार बहुत ज़्यादा डीप भी चले जाते हैं और NCERT और इनसे क्या है 11th-12th से बाहर हो जाते हैं, वो बहुत आगे खींच ले जाते हैं टॉपिक को और उतना टॉपिक हमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहती। लेकिन फिर भी आप एडवांस पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब आपको बेसिक चीज़ें पहले से क्लियर हों, ठीक है। ऐसे ना हो कि क्वेश्चन बेसिक से बन जाए और आप एडवांस पढ़ते रह जाओ और वहाँ से आपका क्वेश्चन गलत चला जाए। तो ये बातें हमें कुछ एक बातें ध्यान यदि आप रखोगे तो मेरे हिसाब से आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है, ठीक है। बाकी हम बाज़ार में वापस से कोई गाइडें देखेंगे। एक और बात, कुछ गाइड देखेंगे हम और जो अच्छी गाइड हमें लगेगी या आपको बता देंगे अगर हम कोई लेके आए तो। और वैसे मैं अभी फिलहाल गाइड जो है वगैरह लाने वाला नहीं हूँ। अभी आप देखिएगा मेरे जो है चारपाई पे आपको बहुत सारी बुक्स जो है मिलेंगी, उसका स्क्रीनशॉट मैं यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो उतनी सारी बुक्स का विश्लेषण कर रहे हैं और उसके बाद ये जो बता पाएँ आपको विद पेज नंबर की कहाँ से क्वेश्चन आए, ठीक है। तो उसके पीछे 2-3 दिन का समय लग गया, उसके लिए भी क्षमा चाहेंगे। तो लेकिन क्या है जब भी आप क्या है कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो लेवल के क्वेश्चन कीजिए, उस 11th-12th से आप ज़्यादा मत जाइए, ठीक है। अब कई टॉपिक तो ऐसे होते हैं, पता नहीं अब जिन्होंने क्या है मास्टर डिग्री कर रखी है बायोलॉजी के अंदर या फिर क्या है उन्होंने PhD वगैरह कर रखी है, ऐसा कुछ कर रखा है, तो यानी ज़्यादा अध्ययन कर रखा है, तो फिर वो क्या करते हैं कि वो ज़्यादा बताने की कोशिश करते हैं और फिर वो हमें पता नहीं PhD करवाना चाहते हैं, तो वो टॉपिक बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाता है, फिर बोरिंग लगने लगता है और कुछ भी याद नहीं रह पाता। कहने का मतलब बेसिक भी फिर हमें ध्यान नहीं रहता। तो पहले आप बेसिक अपना क्लियर कीजिए, उसके बाद क्या है 1-2 महीने के अंदर आप ये बुक्स अच्छे से पढ़ लीजिए, उसमें नोट्स वगैरह प्रॉपर बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। उसके अंदर जो मेन पॉइंट है, जैसे क्वेश्चन बन रहे हैं वैसे से आइडिया लीजिए उससे, ठीक है। और भी आपको आइडिया अच्छे से लेना हो तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए कर्मचारी चयन बोर्ड के विभिन्न परीक्षाओं के अंदर जो पूछे गए प्रश्न हैं वहाँ से क्वेश्चन उठाइए और उन क्वेश्चनों को देखिए कि ये इस वाले टॉपिक से आ रहा है तो किस तरीके से पूछा जा रहा है, कहाँ से पूछा जा रहा है। तो इस तरीके से आप यदि थोड़े बहुत मेहनत करोगे तभी सिलेक्शन हो पाएगा, अदरवाइज़ थोड़ा क्या है मुश्किल आती है, क्योंकि 7-8 क्वेश्चन आने हैं बायोलॉजी के तो वो हम छोड़ नहीं सकते, खास करके मैथ वाले, और बाकी को भी सभी को ज़रूरत रहेगी, बायो वालों को भी। तो कई बार पढ़ते पढ़ते बीच में गैप आ जाता है तो तब ये दिक्कत आने लगती है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप जरूर कीजिएगा, कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा पूछेगा या आप अदर भी एग्जाम के क्वेश्चन कर सकते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन उसमें कोई क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डीपली पूछ लिया गया तो उसको देख के हमें घबराने की भी ज़रूरत नहीं है। अभी जो टॉपिक बच गया, उत्तक वाला टॉपिक बच गया, दाब वाला टॉपिक घुमा फिरा के पूछ लिया हालांकि क्वेश्चन, लेकिन हो सकता है आगे दाब पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाए
और भी क्या है कुछ टॉपिक जो बचे हुए हैं हम उन पे भी चर्चा कर लेंगे किसी एक वीडियो में, तो वहाँ से भी क्या है आगे क्वेश्चन बनने के चांस रहेंगे। क्योंकि अभी क्या है पहली बार कर्मचारी चयन बोर्ड ने ये एग्ज़ाम करवाया है, और हो भी सकता है कि इसी से मिलते जुलते क्वेश्चन उन्हीं टॉपिक से उठा लें, या फिर मान लीजिए उसने ऐसा सोच लिया कि जो पिछली बार जहाँ से जिसके ज़्यादा चांस लग रहे हैं, कि उसने ऐसा मान लीजिए सोच लिया एग्जामिनर ने कि पिछली बार जो टॉपिक दे दिए उससे हम कम क्वेश्चन बनाएं और जो नए टॉपिक बच गए थे वो इस बार ज़्यादा डाल दें, तो ये भी हो सकता है। तो इसलिए क्या है हमें पूरे सिलेबस को बाकी जो बचे हुए टॉपिक हैं उनको अच्छे से क्लियर करना है, ठीक है, क्योंकि उनसे क्या है क्वेश्चन ज़्यादा आने की संभावना रहेगी। बाकी ये तो जो जहाँ से क्वेश्चन आए हैं वो तो इंपॉर्टेंट है ही, वो तो हमें टॉपिक अच्छे से करने ही है। यानी कुल मिला के जो बच गए टॉपिक वहाँ से क्वेश्चन आने की ज़्यादा संभावना रहेगी। तो ये भी आप क्या है बात थोड़ी ध्यान रखिएगा, वहाँ से क्वेश्चन पूछे ही जाएंगे, निश्चित तौर पे पूछे जाएंगे। तो अब इस वीडियो में सिर्फ इतना ही था, और बाकी कुछ आपका डाउट रह गया हो, कुछ और भी आपको पूछना हो तो कमेंट बॉक्स आपके लिए ओपन है। आप इसमें अपना शंका जो है वो जाहिर कर सकते हैं और उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।